हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी की महा रिवीजन क्लास है। आप सभी लोग एकदम तैयार होकर बैठे हैं, आपके सभी टॉपिक इसमें हैं। तो आप लोग चेक करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आपकी ये हिंदी महा रिवीजन की क्लास है। इससे पहले हमने मैराथन क्लास वगैरह भी ली है, तो जिन्होंने नहीं की हो वो लोग एक बार उन क्लासों को अवश्य देखें। तो चलिए, जो भी साथी इस नंबर से नहीं जुड़े हों वो अवश्य जुड़ जाएं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे चैनल का ऑफिशियल नंबर है, तो इस पर जुड़ जाएं आप लोग। तो आपको जो भी क्लासेस हमारी चैनल पर होती हैं वो आपको वहाँ यहाँ लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? स्पीड को थोड़ा तेज रखेंगे और आपको साथ के साथ आंसर देने हैं। आप भी अपनी स्पीड तेज रखिए आंसर देने की, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? खा है, था है, चा है या फा है? इसमें से अल्प प्राण व्यंजन बताइए। तो अल्प प्राण की हमने ट्रिक शेयर की थी आपसे। अल्प प्राण, एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है कुछ। अल्प प्राण, ठीक है, हाँ। अल्प प्राण, अल्प प्राण की हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि एक आ से एक, ला से तीन, पा से ये बना लिए पांच। एक, तीन, पांच, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर हो प्रत्येक वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड। और बाकी बचे महाप्राण में कौन से आएंगे आपके? दूसरे और चौथे। रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है, एक बार आपके अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो अल्प प्राण में एक, तीन, पांच, महाप्राण में दो और चार। अब पहला एक, तीन, पांच, ये कैसा है? ये दूसरा वर्ड है। का, खा, ता, था, ये भी आपका कैसा वर्ड है? दूसरा वर्ड है। चा आपका प्रथम वर्ड है, फा आपका दूसरा वर्ड है। तो आपका राइट आंसर बेटा क्या होगा? चा। एक, तीन, पांच से हम पहचान लेंगे। और भी वर्ड आते हैं इसमें, आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आपके स्वर हैं, सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और बाकी बचे महाप्राण के अंदर सा, स और हा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये ड आपका अल्प प्राण में आएगा और आपका ये ढ महाप्राण में आएगा। ये उच्चित व्यंजन है। महाप्राण की एक ट्रिक और बताई थी, इनमें एच लगती है, इंग्लिश बनाते हैं तो एक्स्ट्रा एच लगती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। महाप्राण में सभी वर्डों की अंग्रेजी बनाते समय एच आता है, केवल किसको छोड़कर? इस सा को छोड़कर। इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो एस ए ही होती है ना। इसकी बनाएंगे तो एस एच है, ठीक है। हा की बनाएंगे तो एच है, हा तो है ही, ठीक है। दूसरा खा ले लें आप, के एच, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया? के एच है, आपका हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियां का वर्ग की हैं, तालव्य ध्वनियां चा वर्ग की हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, ठीक है। इचु यशा नाम तालु, अकहु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतुलसा नाम दंता, ऋटुरसा नाम मूर्धा। ये इनके सूत्र हैं। पा किससे बोला जाएगा? ओष्ठ से, ओष्ठ वर्ड है। तो ओष्ठ ध्वनिया कौन सी है? पा वर्ग वाली, ये दंत ध्वनिया है। ता वर्ग आपका दांत को स्पर्श करें, जब बोलेंगे तो दांतों से स्पर्श करेगी आपकी जिह्वा, तो दंत वर्ड कहलाएंगे। और टा वर्ग वो है, वो आपका मूर्धन्य में आएगा, ठीक है, मूर्धन्य में आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और ये आपका तालु है। अब बचा कौन सा वर्ग? चार वर्ग ये हो गए। का वर्ग, का वर्ग के जितने भी वर्ड हैं वो आपके कंठ में आएंगे। इस तरह आपका एक रिवीजन भी हो गया। कंठ वर्ड ये कहलाएंगे, कंठ वर्ड, ठीक है। और का वर्ग, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। का वर्ग से और क्या बोला, कंठ से और क्या बोला जाता है? आ आपका बोला जाता है, हा बोला जाता है, और विसर्ग किससे? कंठ से। ये याद रखेंगे आप लोग। तालु से ई बोली जाती है आपकी, चाहे दीर्घ ई हो या लघु ई हो, ठीक है। या बोला जाएगा, श बोला जाएगा, किससे? तालु से। ये आपका तालव्य सा है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। जल्दी जल्दी रिवीजन भी किए लेते हैं, ठीक है। फिर मूर्धा, मूर्धन्य आएगा। मूर्धन्य में क्या होगा? ऋढ़ुर साणाम मूर्धा, रे आएगी आपकी। रे अगर कहीं आ जाए कि किस कैसा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप मूर्धन्य बता लेंगे, मूर्धा बता लेंगे। रा का पूछा जाए फिर भी आप बता लेंगे। स इस
मूर्धन्य सा का पूछा जाए तो मूर्धा से है, इसको षटकोण वाला सा बोलते हैं, तो अब षटकोण का सा नहीं बोलना, मूर्धन्य सा बोलना है। ठीक है, जो दांतों से बोले जाते हैं दंत वर्ण कहलाते हैं। लृतुल सा नाम दंता, ला और आपका सा, ये किससे, दंत से बोले जाएंगे। तावर्ग तो बोला ही जाएगा, उसके साथ ये वर्ड बोले जाएंगे। ओष्ठ से आपका उ और उ, दीर्घ उ हो या लघु उ हो, दोनों ही ओष्ठ से बोले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका रिवीजन हो गया। हिंदी की स्पर्श महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, इसमें छाटनी है आपको, स्पर्श भी हो, महाप्राण भी हो, दंत भी हो। अब का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ड होते हैं आपके कैसे होते हैं, स्पर्श व्यंजन। का से लेकर माँ तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो का से लेकर भा, दा, था, ये का से लेकर माँ तक नहीं आते हैं, यहाँ नहीं आता। हाँ आपका कैसा है, अंतस्थ व्यंजन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इन तीनों में से देखना है। महाप्राण पूछा है तो महाप्राण हमें मालूम है एच भी लगेगी और आपका क्या होगा, 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ड है ना। अब दंत वर्ड, अब क्या देखना है हमें, दंत भी देखना है। तो भा तो ओष्ठ वर्ड है, तो ये भी आउट है ना। दा और दा भी दंत है आपका, था भी दंत है। अब यहाँ पर आपको आउट करना है। अब दंत 2 आ गए, दा और था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, दा होगा या आपका था होगा। तो यहाँ लिखा है महाप्राण। ठीक है, अब त, थ, द, ध, ना। ठीक है, द कैसा है, तीसरा है। तो पहला तीसरा पांचवा किस में आते थे, अल्प प्राण में, और दूसरा और चौथा किस में आते थे बेटा, आपके महाप्राण में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर था, क्योंकि ये द्वितीय वर्ड है, ये महाप्राण भी है, ये दंत भी है, ये स्पर्श व्यंजन भी है, तो राइट आंसर आपका था होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो सूत्र आपको बताया था वर्णमाला की क्लास में, वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, तो दंतोष्ठ किस क्या होगा आपका, दांत और ओष्ठ से बोला जाता है वकारस्य दंतोष्ठ। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ए और आय कैसे बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं ए और आय, तो कंठ तालु से। कंठ और तालु अब क्यों बोले जाते हैं कंठ तालु, ये हम आपको बता चुके हैं। कंठ तालव्य वर्ड है, ये आ प्लस ई से मिलकर बना, आ कंठ से, ए जो आपका है वो आ प्लस ई से ही तो बनता है। कंठ और ई बोली जाती है तालु से, यही तो हमने पढ़ा था। तो कंठ तालु है ना, कंठ तालु से ए और अय। और कंठोष्ठ, अगर आपसे पूछा जाए कंठोष्ठ वर्ड कौन से हैं, तो कंठोष्ठ ओद तो कंठोष्ठ ओ और औ दोनों ही कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, औ आपके। ठीक है, क्यों, जो ओ है आपका आ प्लस ऊ से मिलकर बना, आ आपका कंठ से बोला जा रहा है, ऊ आपका ओष्ठ से बोला जा रहा है। ठीक है, आपका महा रिवीजन क्लास है ये, तो बहुत अच्छी तरीके से देखें, आपके सभी टॉपिक रिवाइज कराए जाएंगे। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, आपके एग्जाम से पहले 1 दिन पहले की आपकी ये क्लास है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ें। ठीक है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उ, उच, उत या उच। तो ये कौन सी संधि है ये भी पूछ लिया जाता है, उत प्लस चारण, उच्चारण या उत प्लस चारण। ठीक है, तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, ये आगे लगा है उत। ठीक है, उत उपसर्ग है, ये आपका राइट आंसर है, और व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, या व्याख्यार्थ प्रकट, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, या आपका विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो आपकी शब्द शक्ति हमने आपको बताई थी, शब्द शक्ति कितनी होती है, शब्द शक्तियां 3 हैं। शब्द शक्तियां कितनी है बेटा आपकी, शब्द शक्तियां आपकी 3 है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, अभिधा लक्षणा व्यंजना। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और आपका ये थर्ड, अभिधा लक्षणा व्यंजना। ठीक है, ये आपकी 3 शब्द शक्ति है। अब इसके बारे में भी हमने बताया था। तो वाच्यार्थ, वाक्य का सीधा अर्थ प्रकट करें, है ना, सीधा अर्थ प्रकट करें, वो आपकी अभिधा शब्द शक्ति होगी। कि साधारण सा शब्द लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा, कि हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है, तो ये
ठीक है। अर्थ क्या होगा? वाच्यार्थ। वाच्यार्थ अभिधा शब्द शक्ति में होगा, इसे मुख्यार्थ भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्यार्थ। अभिधा अगर वाच्यार्थ पूछ लिया जाए तब भी अभिधा है, मुख्यार्थ पूछ लिया जाए तब भी अभिधा है। ठीक है। वाक्य का सीधा अर्थ, मुख्य अर्थ जो होगा वो अभिधा शब्द, उसमें अभिधा शब्द शक्ति लगेगी। ठीक है। अब लक्षणा यानी लक्षक शब्द है, लचक है, तो जितने भी मुहावरे वगैरह होते हैं लक्ष्यार्थ, अब ये लक्ष्यार्थ प्रकट होता है वो लक्षणा। ठीक है। व्यंग्यार्थ प्रकट होता है वो व्यंजना। ठीक है आपका। तो लक्षणा, लक्ष्यार्थ में क्या होगा? लक्षणा, ये सीधा सा आपको समझ में आ जाएगा। व्यंग्यार्थ में क्या होगा? व्यंग्यार्थ में आपका क्या होगा? व्यंजना। ठीक है। व्यंग्यार्थ में व्यंजना है आपकी। अगर और ये प्रश्न भी आपका बन जाता है मुहावरे लोकोक्ति वगैरह में या मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति है? मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्ष्यार्थ शब्द शक्ति है। ठीक है। जो भी मुहावरे होंगे वो लक्ष्यार्थ होंगे, घुमा फिरा के बात कही जाएगी लक्ष्यार्थ में आएगी। व्यंग्यार्थ में क्या होता है बेटा कि एक शब्द लिखा होगा, शब्द एक और उसका सबने अलग अलग अर्थ समझा, अर्थ अनेक, यानी अर्थ अलग अलग होंगे, किसी ने कुछ समझा उसका अर्थ, किसी ने कुछ समझा, तो वहां आपका व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो यहाँ से आपको शब्द शक्ति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका बन जाए तो आप लोग अवश्य सॉल्व कर लें। शब्द शक्ति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप लोग गलत करके ना आए। आपसे पूछ लिया जाए कितनी शब्द शक्ति हैं तो आप लोग बता लेंगे 3 शब्द शक्ति हैं। ठीक है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। और ठीक है, ये इसको ध्यान रखेंगे। और ऐसे भी आ जाता है शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहेंगे? शब्द की प्रथमा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति बताएं तो प्रथमा कौन सी होगी? अभिधा। प्रथमा शब्द शक्ति कौन सी है बेटा? अभिधा है आपकी। चलिए ये रिवीजन हो गया आपका शब्द शक्ति का। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग सॉल्व अवश्य कर लें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगने से बना शब्द क्या है? वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या वैचारिक। आपका राइट आंसर क्या होगा 7 का? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। विचार में विचार शब्द है, उसमें एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या शब्द बनेगा? वैसा नहीं है कि डायरेक्ट उठाया विचार और एक लगा दें विचारिक या ऐसे लगा दें विचारिक, है ना? तो ये राइट नहीं है आपका। राइट है बेटा आपका वैचारिक। डी ऑप्शन राइट है वैचारिक। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अब ये कैसा वाक्य है? आश्रित है क्या? वाक्य संरचना के आधार पर सरल और संयुक्त और आपका मिश्र, ये 3 वाक्य है। इसमें क्या होगा? सरल वाक्य में सीधा सा एक क्रिया होगी साधारण और सीधा सीधा वाक्य होगा, है ना? कर्ता और क्रिया होंगे, वो सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि 2 सरल वाक्य संयोजकों से जुड़े होंगे, संयोजकों से जुड़े होंगे 2 सरल वाक्य, आपके 2 सरल वाक्य योजकों से जुड़े होंगे और किंतु परंतु, है ना? और 2 योजकों से, और दोनों अलग अलग वाक्य होंगे। ठीक है। योजकों से जुड़े होंगे। अब मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान वाक्य होगा और आपके उपवाक्य होंगे, प्रधान वाक्य और अन्य उपवाक्य होंगे और वो भी आश्रित होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, आश्रित होंगे। ठीक है। तो पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो कैसा है आपका? आश्रित है, तो इसलिए कौन सा वाक्य है आपका? मिश्र वाक्य है। ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता उसे विकारी शब्द कहेंगे, अविकारी कहेंगे, एकार्थी कहेंगे या अनेकार्थी। सीधा सीधा प्रश्न है आपका बेटा, A, B, C या D। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो विकार, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जो बदल जाए, वो विकारी शब्द कहलाएगा और अविकारी आपका जो बदले नहीं वो अविकारी कहलाएगा। बी आपका राइट आंसर है। अव्यय वाले शब्दों को भी हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, विकारी और अविकारी। और आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पूछ लिए जाते हैं संज्ञा सर्वनाम, ये क्या है? संज्ञा, ये लिंग वचन के आधार पर जो शब्द बदल जाते हैं वो कैसे कहलाते हैं? विकारी, और जो नहीं बदलते वो अविकारी। तो इनमें संज्ञा है, सर्वनाम है आपका,
सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये आपके कैसे हैं क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण, ठीक है, ये याद रखेंगे। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण, एक मिनट, यहाँ पर केवल विशेषण रहेगा, ठीक है। आपका विशेषण जो है वो विकारी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? विकारी शब्दों की, विकारी, ठीक है, विकारी शब्दों की बात कर रहे हैं। तो ये आपके विकारी हैं, ये आपके विकारी हैं, विकारी शब्द हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और अविकारी शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी। तो आपके क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये जो शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द हैं जो भी संबंध बोधक, आपके विस्मयादि बोधक, ये जो भी हैं आपके विस्मयादि बोधक, ये आपके इसमें आएंगे अविकारी शब्दों में, ठीक है। क्रिया विशेषण जैसे तेजी से दौड़ता है, तो तेजी जो शब्द है, तेज जो शब्द है वह धीरे धीरे, तेजी से धीरे धीरे जो शब्द है वो कैसा है? क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, क्रिया की जो विशेषता होता है, ये क्या कभी परिवर्तित होता? नहीं परिवर्तित होता। तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये किसमें आएंगे? आपके अविकारी शब्दों में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय क्या है? तो आपको मालूम है वाक्य में दो चीज होती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, वो उद्देश्य है, और जिसके जो काम वो कर रहा है वो क्या होगा? विधेय होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने जो शब्द हुआ वे ये उद्देश्य है, इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और उसे पीटा ये आपका विधेय है, उसे पीटा ये विधेय है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी, बाद का जो भी, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। कभी भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये ज्ञात करने में परेशानी हो तो सेंटेंस को बना लें, ठीक है, वाक्य पूरा बना लें, ठीक है। वह उत्साह से प्रश्नों को सॉल्व करता है ना। तो ये कैसा वाक्य हुआ? पुल्लिंग है ना। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, तो चक्रव्यूह शब्द कैसा है? ठीक है, यह चक्रव्यूह को तोड़ता है, तो चक्रव्यूह कैसा है? ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। मृत्यु आ गई, मृत्यु आ गई, तो मृत्यु कैसा है? स्त्रीलिंग, ये हमारा मिल गया हमें स्त्रीलिंग। संकल्प, मोहन ने संकल्प लिया कि वह अच्छे से पढ़ाई करेगा। आप लोगों ने संकल्प लिया कि आप अच्छा पेपर करके आएंगे, है ना, ठीक है। तो ये आपका कौन सा राइट आंसर होगा? सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीता कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबोधन कारक? कल की क्लास में ही बताया था, डर हो आपको, भय हो किसी चीज से, है ना, डर हो या भय एक ही बात है, या अलग हो रहे हो, अलग, ठीक है, उसके लिए से चिन्ह प्रयोग किया जाए अलग होने के लिए, तो वहां आपका अलग होने के लिए आपका कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। राइट आंसर आपका ए है। कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चूहा बिल से निकलता है, इसमें कौन सा कारक है? तो आप लोग बता लेंगे, अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक है, ठीक है, अलग होने के लिए अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की गाय चरती है, अब गाय में इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है? कर्ता ने चिन्ह लगाओ, कर्म को चिन्ह लगाओ, संबंध आपका क्या बताया था? संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, ठीक है, उसका, उसकी, उसके, या राम की, राम का, है ना, मेरा, मेरी, रा, री, रे, संबंध बताए कि
किसकी गाय है? राम की गाय है। तो आपका कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अधिकरण कारक में और पर के लिए लगेगा आपका, ठीक है। वह छत पर बैठा है, तो कौन सा कारक? अधिकरण कारक, ठीक है। सिंह वन में घूमता है, तो मैं यहाँ पर लगा है, तो अधिकरण कारक, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य, सुंदर। तो जवान, जवान सभी जवानों के बारे में बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। बालक, बालक भी किसी एक बालक का पर्सनली नाम नहीं लिया, बालक कह दिया, तो संपूर्ण जाति का बोध है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध है, तो ये भी जाति संज्ञा है। सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है, तो ये कैसी संज्ञा? ये संज्ञा नहीं है सुंदर। तो आपका राइट आंसर होगा आपका सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल या वाग जाल, वागह जाल। तो आपका ये कौन सी संधि है? ये आपकी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, इसको ध्यान रखेंगे। वाक प्लस जाल आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। का को गा हो गया है। इत धन आदि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, गुड़ संधि है, अयांत संधि है। अब तो ये संधि आपको इतनी अच्छी तरीके से रट गई होगी। आधे वर्ड की संधि यड़ संधि, ठीक है। इत प्लस आदि, ई किसमें कन्वर्ट हुआ? या में, है ना। ई को या, ऊ को वा और री को रा किसमें होता है? आपका यड़ संधि में। किसमें? यड़ संधि में। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें काफी प्रश्न सॉल्व करने हैं इस क्लास में, सभी टॉपिक का रिवीजन करना है, तो बिल्कुल भी आप लोग क्लास को स्किप मत करें, आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे एक बार, ठीक है। मनोधन हर शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, मनोहर में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है? मनोहर का संधि विच्छेद होगा मनोह प्लस हर, ठीक है। तो आपकी कौन सी संधि है? विसर्ग टूटा, तो आपकी विसर्ग संधि है। ऐसे ही यशोदा, यशः दंदा, इसमें कौन सी संधि है? मन, आपकी विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? अब संधि जानने के लिए हम संधि का विच्छेद करेंगे। चंद्र प्लस उदय, क्या करेंगे? चंद्र प्लस उदय, तो आ यहां से निकला, यहां से ऊ निकला, बन गया आपका ओ। ये किसमें होता था? आपका गुण संधि में, है ना। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, आपका राइट आंसर होगा गुण संधि, ठीक है। ऐसे ही महेश, तो महा धन ईस, तो आ प्लस ई, चाहे दीर्घ आ हो, चाहे लघु आ हो, चाहे दीर्घ ई हो या लघु ई हो, तो आपका क्या बनता है? ए बनता है आपका ए, ठीक। तो ये कौन सी संधि है? आपकी गुण संधि, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यड़ संधि कौन सी है? यड़ संधि कौन सी? यद्यपि, एक एक, सदैव, महोजस्वी। तो यदि कैसे लिखा होता है? ये फॉन्ट में ऐसे ही लिखा गया है, यद्यपि। तो यदि धन अपे, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? यदि धन अपे, ठीक है, अपे, तो ई प्लस अ बन गया आपका या। तो तभी तो आधा दा बचा, यहाँ से ई निकाल लेंगे तो दा आता ही, आधा ही तो रह जाएगा और ई कन्वर्ट हो जाएगा या में, तो आपका बन गया ध्या, है ना। ये भी तो संयुक्त वर्ड कहलाएंगे, ये भी तो संयुक्त वर्ड है एक तरीका से। जैसे छा बनता है, श, श किससे बनता है? का प्लस सा से। ज्या है वो आपका जा प्लस या से बनता है, ठीक है। त्र है ता प्लस या, ता प्लस रा से बनता है। श्र है आपका, ये इसके साथ ध्यान रखेंगे कौन सा सा यूज होता है, सा प्लस रा। ये संयुक्त वर्ड है, ये भी संयुक्त वर्ड में ही आएगा ना, दो वर्णों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर कौन सी? इको या, उको वा, कौन सी संधि है? यड़ संधि, ए राइट आंसर है। एक एक, एक धन एक, इसमें वृद्धि संधि है। सदैव में भी वृद्धि संधि है। महाधन ओजस्वी, तो इसमें भी वृद्धि संधि है। तीनों में ये लास्ट में वृद्धि संधि है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक। चलिए इसको डिस्क्राइब नहीं करते, आगे पढ़ते हैं। किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूर में, भारतेंदु में, नारीश्वर में, लोकेश्वर में। लोकेश्वर
इस किस में आपकी गुण संधि है। तो हम इसका विच्छेद करेंगे। ऑप्शन जानने के लिए आपका प्रश्न नंबर 20 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें A B C या D, तब तक हम सारी संधियों का विच्छेद कर लेते हैं। सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, तो ऊ और ऊ बन गया दीर्घ ऊ, तो ये तो आपकी दीर्घ संधि हुई। ठीक है। नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, ये आपकी कौन सी संधि हुई? ई और ई, दोनों तरफ ई। कह सवर्डे दीर्घा के समान वर्ड आए और दीर्घ हो जाता है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी दीर्घ संधि है। ठीक है। आपका लोकेश्वर्य है, तो लोक धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। ठीक है। तो आगे स्वर हो कोई, आ हो और पीछे ए हो, तो बन जाती है आपकी दीर्घ ए, आय बन जाता है। तो ये किस में आते हैं? वृद्धि संधि में। कौन सी संधि है आपकी? लास्ट वाली वृद्धि संधि। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपकी बची भारतेंदु, भारत के इंदु, भारत प्लस इंदु। ठीक है। आ, ये बना आ प्लस ई और आई के मिलने से ए बनता है, तो आपकी कौन सी संधि ये हुई बेटा? गुण संधि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु। भारतेंदु में कौन सी संधि है? गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघु धन उर्मी, उर्मी माने बेटा क्या होता है? लहर। उर्मी माने होता है लहर। तो लघु उर्मी, ऊ प्लस ऊ समान ऊ है, तो दीर्घ ऊ हो जाता है। तो आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है। अब पावन, तो आव बीच में आ रहा है, आव आ रहा है, तो आपको मालूम था औ हो और प्लस कोई स्वर हो तो औ किस में परिवर्तित हो जाता है? आव में। अगर ओ हो कोई स्वर हो तो आव में, है ना। ऐसे ही ए हो आपका कोई स्वर हो तो अय में। ठीक है, ये और ए हो तो आय में, है ना। कोई स्वर हो, ये कौन सी संधि में होता था बेटा? अयाद संधि में। कौन सी संधि में? अयाद संधि का ये उदाहरण है। ये आपकी परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो एकदम आप लोग टिक सही करेंगे। तो पौ धन प्लस अन आपका, आव ही तो टूटेगा, है ना। पौ धन प्लस अन आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या है? भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या है? तो भू प्लस ऊर्ध्व आपका संधि विच्छेद है बी। भू प्लस ऊर्ध्व संधि विच्छेद है बी, इसमें संधि है दीर्घ संधि। तो भू प्लस ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्व। अब ऊ आपका और ऊ ये समान ऊ आ गए तो दीर्घ ऊ बन जाता है, तो इस ऊर्ध्व में संधि है बेटा दीर्घ संधि। ये प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया है आपका। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। उत उड्डयन का संधि विच्छेद बताएं। उत प्लस डयन, उड प्लस डयन, उत प्लस अयन, उद प्लस अयन। तो आपका उत प्लस अयन है, ये आपकी व्यंजन संधि है। उत प्लस अयन राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो आप लोग एकदम परफेक्ट तैयारी करके जाइए। ठीक है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? अब आ गए आप समास के टॉपिक पर। संधि कर ली और भी आपने वर्तनी शुद्धता कर ली, वर्णमाला का टॉपिक भी कर लिया आपने, है ना। तो अब आ गए हम समास पर। धनुर्बाण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? अब इसमें दो शब्द छुपे हैं, धनुष और बाढ़। कौन से दो शब्द? धनुष और बाढ़। तो धनुष और बाढ़ तब तोड़ेंगे तो और बीच में आ जाए तो कौन सा समास है? दो चीजें हो, दोनों पद प्रधान हो, तो आपका द्वंद्व समास राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 26 नंबर प्रश्न है। आपको 60 से ऊपर प्रश्न आपको इस क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है? तो दो शब्द हैं इसमें, नील प्लस उत्पल। नीलोत्पल कैसे बना? इसमें कौन सी संधि होगी? आ प्लस उ आपका बन गया ओ। कौन सी संधि है? गुण संधि, है ना। गुण संधि ही तो है। अब इसमें कौन सा समास होगा? नील प्लस उत्पल
या नीला उत्पल, नील प्लस नीला उत्पल। तो उत्पल माने होता है कमल, नीला कमल, कमल की विशेषता बता दी, एक विशेषण है, एक विशेष्य है, ठीक है। विशेषण क्या शब्द हुआ? नील, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है ना, ये विशेष्य है और ये आपका विशेषण शब्द है, विशेषण। तो इसको ध्यान रखेंगे। आपका बेटा राइट आंसर क्या होगा? कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है? कर्मधारय समास, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपकूल में कौन सा समास है? उप माने होता है समीप, समीप, ठीक है। कूल, कूल माने किनारा, किनारे के समीप, है ना। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है? द्वंद्व समास के लिए दो वर्ड हो, है ना, दोनों पद प्रधान हो, दो पद हो। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची हो, ये भी नहीं है। अव्ययी भाव समास, तो उप जो शब्द है वो आपका अव्यय है, ये क्या कभी परिवर्तित होता है? ये परिवर्तित नहीं होता है। अव्यय मतलब बदलता नहीं है। तो बेटा आपका राइट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास नहीं होगा, इसमें कोई विभक्ति नहीं छुपी हुई है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा होगा? मंदाकिनी सोती है। अब सकर्मक क्रिया सा माने साथ, कर्म जिसके साथ कर्म हो, है ना, ऑब्जेक्ट हो जिसमें या छुपा हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, कर्म ना हो, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? अभी देखते हैं ऑप्शन। मंदाकिनी सोती है, सोती के आगे, क्रिया के आगे क्या का प्रश्न करें? क्या सोती है? तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, तो ये कैसा है? अकर्मक क्रिया का वाक्य है। बालिका निबंध लिख रही है, ये किसका है? बालिका निबंध लिख रही है, ये क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? ये इसका आंसर है क्या? नहीं। तो क्या करके आंसर ना आए क्रिया के आगे, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। हंसना, क्या हंसता है? ये भी अकर्मक क्रिया है आपकी, अकर्मक। मां पर का रा उड़ेगा, ठीक है, अकर्मक। रा के रूप आपको मालूम होंगे, ये रेफ रा है, ऊपर जो उड़ता है उसको क्या बोलते हैं? रेफ रा, ठीक है ना। और ये वाला साधारण रा है आपका, ये इस तरह निकलता है जैसे प्रशांत में ये निकले, तो इसको क्या बोलेंगे? इस वाले रा को क्या नाम बोलेंगे? ये आपका पदेन रा है। कौन सा रा? पदेन, पदों में है पदेन रा, ठीक। और ये जो रा लगता है ऐसे कृपा पर, तो ये ऋषि वाला रा है, ये रे वाली मात्रा है री की, ठीक है, ये स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपकी? अब पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त क्रिया? पूर्वकालिक मतलब पहले कार्य हो जाए, वो कैसी होगी? पूर्वकालिक, ठीक है। और फिर द्विकर्मक, दो ऑब्जेक्ट हो। प्रेरणार्थक, जो किसी की प्रेरणा से की हो। एक मिनट बेटा। चलिए, आपकी क्या होगी? प्रेरणार्थक में प्रेरणा, किसी की प्रेरणा से कार्य कराए, जैसे राम मोहन से लिखवाता है, तो लिखवाता है में कौन से है? प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं जुड़ी हो, वहां संयुक्त क्रिया होगी। अब पढ़कर क्या होगा? तो पढ़कर, है ना, मोहन खाना खाकर सो गया, पहले पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, वहां पूर्वकालिक क्रिया है। बेटा आपका राइट आंसर है ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको कतई बोर नहीं होना है, आराम से बहुत अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए, मानो कि परीक्षा में बैठे हो, है ना। पर आंसर बहुत, रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। तो आप ईमानदारी से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, और बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। कैसे घबराना नहीं है कि आपके एक दो प्रश्न गलत जा रहे हैं तो ये सोचें कल हमारा पेपर है तो कहीं हमारे पेपर में भी गलत ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप शांत दिमाग से पेपर को सॉल्व करेंगे तो अवश्य आपका अच्छी से एग्जाम जाएगा। और एग्जाम में आप एक ट्रिक जरूर, मतलब ट्रिक नहीं, एक मेरा सजेशन है ये कि आप लोग क्या करें,
कि अपना वही पोर्शन पहले खोलें जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना। जैसे आपको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है तो आप हिंदी को ही पहले सॉल्व करें। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कठिन सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा माइंड का जो सेटअप है वो बिगड़ जाता है, यानी कि हमें लगता है कि पेपर बहुत कठिन आ गया, फिर जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है ना। तो इससे बहुत असर पड़ता है पेपर सॉल्व करने पर। और आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको हल किया, आपको अच्छा फील होने लगेगा, तो फिर दिमाग आपका अच्छी तरीके से वर्क करेगा, है ना। तो आप लोग जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, उसको ही पहले सॉल्व करें, है ना। पेपर क्या करते हैं कि पेपर पूरा पहले देखते हैं तो फिर कैसा फील होता है कि बहुत कठिन आ गया, कभी कभी आ भी रहा होता है लेकिन डर में हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये करें कि आप पहले वही पोर्शन स्टार्ट करें जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अनभिज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा या अविज्ञ होगा, ठीक है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। अन माने नहीं, जो जानता नहीं है। आ माने अभिज्ञ, ठीक। अनभिज्ञ और अभिज्ञ जो जानकार हो, ठीक है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका, ये तो मैंने कई बार कराया हुआ है, आप लोग इसका आंसर करें। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? और ये मैंने जो सजेशन दिया है इस पे गौर अवश्य करना, ठीक है। तो इसका भिज्ञ होगा, ठीक है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? सॉरी, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा, ये अभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ शब्द का विलोम या अनभिज्ञ है या अनभिज्ञ का अभिज्ञ कह लो, है ना, उल्टा सीधा एक समान ही तो होता है, ठीक है। अभिज्ञ माने होता है जानने वाला, है ना। आ ऐसा मत सोचना आ लगा है तो जानता नहीं है, जानने वाला, ठीक है। और अनभिज्ञ का होगा जो जानता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विग्रह का विलोम है। विग्रह माने अलग अलग करना, और इसका क्या विलोम होगा? संधि होगा, अविग्रह होगा, आग्रह होगा या ग्रहण होगा। तो विग्रह का विलोम बेटा संधि है। कभी कभी क्या होता है हमारे लोगों के माइंड में होता है कि विग्रह का अविग्रह भी कर सकते हैं, तो विग्रह का बेटा आपका राइट आंसर है संधि है, ठीक है। संधि आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके 30 प्रश्न हो गए, अब 31 हो गए, ये आपका 32 है, 32 प्रश्न नंबर है आपका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि, रजनी, तम या निशा। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है इनमें से। रात्रि भी है, रजनी भी है, निशीथ माने क्या होता है? रात, है ना। निशा भी का रात्रि का ही पर्यायवाची है। तम माने बेटा क्या होता है? तम माने अंधेरा, तम माने बेटा होता है अंधेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमरपति, शक्र, स्पृहा, मदवा। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। स्पृहा माने बेटा होता है इच्छा या कामना। इच्छा या कामना को, ठीक है, क्या कहते हैं? स्पृहा, ठीक। ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं, स्पृहा आपका नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। शार्दूल, अहे, हिरण या कुरंग। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? आपका शार्दूल का होगा या अहे का होगा, हिरण का होगा या कुरंग का होगा? तो शार्दूल जो बेटा आपका है वो मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र किसे कहेंगे? सिंह को, ठीक। ये याद करके जाए। अहे किसका है? सर्प का। हिरण किसका? हिरण तो है ही, हिरण मृग। कुरंग, कुरंग भी हिरण को कहते हैं। तो जो सिंह का पर्यायवाची है शार्दूल। तो बेटा आपका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, ए नंबर राइट आंसर है शार्दूल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है? अब इसमें से लोकोक्ति पहचाननी है। आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, कोड़ में खाज होना, ठीक है। निम्नलिखित में लोकोक्ति है, कौन सी लोकोक्ति है बेटा? तो मैंने आपको पहले बताया था मुहावरे
मुहावरा और लोकोक्ति में डिफरेंस। एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि बाई चांस प्रश्न आ गया तो आप लोग सॉल्व कर लें। मुहावरे के लास्ट में ना होता है, अगर ये भी पहचान ना हो कि अंत में ना लगा होता, अंत में ना, ठीक है। अब इससे भी ना पहचान पाए तो एक बात सॉलिड सी याद रखें, मुहावरे जो होते हैं वाक्य के अंश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, ठीक है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है, पूर्ण वाक्य होता है, ठीक है। मुहावरा बोलेंगे तो पूरी ऐसा लगेगा कि पूरी बात नहीं हुई है आपकी, ठीक है। मुहावरा बोलेंगे तो बेटा क्या लगेगा कि आपकी पूरी बात नहीं हुई है, ठीक। और अगर लोकोक्ति बोलेंगे तो इसमें लगेगा कि हमने पूरी बात कह दी है, ठीक है। अब अगला है आपका, हाँ यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें आसमान पर थूकना, अब आसमान पर थूकना ना भी पीछे आ रहा है और पूरा वाक्य भी नहीं है, तो हमारा ये क्या है, मुहावरा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाक्य पूरा हो गया, ना भी नहीं लगा और ना से ना पहचान पाओ तो पूर्ण वाक्य है, तो आपका राइट आंसर होगा बी। आपका बेटा राइट आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंखें फेर लेना का अर्थ क्या है? यहाँ आपके मुहावरों की बात हो रही है। आंखें फेर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत, उदासीन हो जाना, प्रतिकूल हो जाना या नाराज हो जाना। तो आंखें फेर लेना का मतलब होता है उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेने का आंसर बेटा राइट है, उदासीन हो जाना, ठीक है। आंखें फेर लेने का राइट आंसर है उदासीन हो जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंखें बिछाने का अर्थ क्या है? प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना या आदर सत्कार करना, ठीक है। आंखें बिछाने का क्या अर्थ होगा? आंखें बिछाना, तो बेटा जो आंखें बिछाना शब्द है, मुहावरा है, इसका अर्थ जो है, वैसे तो प्रतीक्षा करना है, आपकी बुक में प्रतीक्षा करना दिया हुआ है, कहीं कहीं आ जाता है प्रेम से प्रतीक्षा करना, ठीक है। प्रेम से प्रतीक्षा करना, ठीक है। प्रतीक्षा करना तो इसमें कंफ्यूज होंगे कि आदर सत्कार करना है या प्रेम से या स्वागत करना भी होता है। प्रेम से स्वागत करना ये होते हैं, तो आप स्वागत करना, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है इसमें सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का अर्थ क्या है? कि टूट कर धनुष क्या जुड़ता है ना। फिर बाद में रिसाने से क्या है कि बाद में क्रोधित होने से क्या मतलब है? ये लोकोक्ति है आपकी, ठीक है। ये आपकी लोकोक्ति होगी। तो इसमें क्या अर्थ होगा? टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो लोकोक्ति क्यों कही जाती है? कोई बात, किसी बात का हमें अर्थ समझाना हो, है ना, तो इसका ये तो सीधा मतलब नहीं होगा कि टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। हमारा अर्थ क्या होगा कि नुकसान हो जाने पर क्या होगा? क्रोध करने से करना व्यर्थ होगा, यानी कि बाद में अगर क्रोध भी करो तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? करपट, कटरना, कपाट, कपड़ा या कपट। ए राइट आंसर है आपका, बी है, सी है या डी है, ठीक है। तो करपट जो शब्द है इसका अर्थ है बेटा कपड़ा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको कोई किसी भी प्रश्न में समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षवाट, अछोट, अछरोट या असरोट। तो अखरोट शब्द का बेटा तत्सम रूप है, क्या है वो? आपका अछोट है, अच्छावट, अचवाट है या अछरोट है, असरोट है। तत्सम तद्भव भी आपकी परीक्षा में काफी आते हैं। तत्सम क्या होंगे? जो संस्कृत से लिए गए शब्द है। तद्भव आपके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी, अछोट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुई का तत्सम रूप है, सूजी है, सुई है, सूची है या सूचक है। तो सुई का तत्सम रूप बेटा सूची होगा, आपका राइट आंसर होगा सी, सूची होगा सुई का तत्सम रूप।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या कवित्री। कवित्री है ना, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। आपको शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है बेटा। अंत्याक्षरी जो शब्द है वो तो शुद्ध है ना, तो शुद्ध वर्तनी यही है। पूजनीय शुद्ध कैसे होता है? पूजनीय, ठीक। तदोपरांत ये लिखा होता है तदुपरांत, ये आपका राइट होता है तदुपरांत। कवित्री कैसे लिखते हैं? कव धन इत्री, यही तो आपका राइट होगा, कवित्री, ठीक है। शुद्ध क्या होगा? ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? आनुषंगिक है, आनुषंगिक है, आनुषंगिक है या आनुषंगिक है। इसमें कौन सा सा वाला राइट आंसर है आपका? ये और ये। अब इसमें ए और सी में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, कौन सा होगा, ए होगा या सी होगा। तो आपका राइट आंसर बेटा सी है, आनुषंगिक, ठीक है। वर्तनी शुद्धता के भी प्रश्न आपके काफी आते हैं। कौन सा युग्म गलत है? अवधि पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की आपने पढ़ी होगी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। ये किसके हैं? पूर्वी हिंदी की, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी किसके हैं? पूर्वी हिंदी के। ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी, ये भी सही है। भोजपुरी, जो भोजपुरी बोली है आपकी, वो कहाँ पर बोली जाती है? ये कौन सी हिंदी से ली गई है भोजपुरी आपकी? तो ये आपकी बिहारी हिंदी से ली गई है, ये आपका राइट आंसर है। ये युग्म आपका गलत है। भोजपुरी आपकी बिहारी हिंदी से ली गई है, बिहारी हिंदी, ठीक है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी बिल्कुल राइट है, ठीक। बिहारी हिंदी में और कौन कौन सी आती है? बिहारी हिंदी में आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली, मगही माँ है यहाँ पर, ठीक है, माँ, मगही, मैथिली, ठीक, मैथिली और आपकी भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई और भोजपुरी रह गई यहाँ, भोजपुरी, ठीक है। ये आपकी किस में है? बिहारी हिंदी में है। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी है, ठीक है। राजस्थानी में कौन सी होंगी? मालवी, मारवाड़ी, ये सब होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला, नहचू, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। आदिकाल से ही तो प्रारंभ हुआ, तो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ ही तो पूछ रहे हैं। इसके रचयिता कौन थे? चंद्र बरदाई। आदिकाल से ही तो लिया गया चंद्र बरदाई, ठीक है। सतसई किसने लिखी? बिहारी सतसई ने। ये रीतकाल की रचना है। रामलला, नहजू, रामचरितमानस राम ने लिखी है। आला उदल आला खंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि मैंने काफी बार आपको कराए हैं, तो आठों कवि आप रट कर जाएं। इससे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। तो सूरदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, मलूक दास, इनमें से कौन से नहीं है? इन तीनों के नाम तो हमने पढ़े थे, कौन सा नहीं है? मलूक दास। राइट आंसर बेटा 46 का ए होगा। आप पढ़ते हैं 47। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए क्या शब्द है सही? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रामाणिक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे बेटा क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अप्रमेय, ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहेंगे अप्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? ईशान, नैऋत्य, वायव्य, नैऋत्य होगा यहाँ पे, ठीक है, नैऋत्य, ठीक, वायव्य, आग्नेय, ठीक है। इसमें पश्चिम और उत्तर दिशाओं में आपको बताने हैं। तो आपका ऐसे ही तो मानचित्र पर दिशाएं होती हैं, उत्तर ऊपर और फिर आपका दक्षिण, है ना, और पूरब, यहां पर आपका पश्चिम, ठीक है। अब ये हो गई। अब दिशाएं आपसे और पूछ ली गई, ठीक है। तो ऐसी दिशाएं भी इनके बीच में कोण बनते हैं, ये कौन सी हैं? उत्तर और पूरब के बीच में बेटा आपका ईशान कोण बनेगा। कौन सा? ईशान।
उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण है, पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण है, आग्नेय, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य है, नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य, ता है आधा आपका, ता, नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच आपका वायव्य है, ठीक है। पश्चिम या उत्तर पूछ लिया जाए या उत्तर पश्चिम पूछ लिया जाए, इन दोनों के बीच में कौन सा मध्यस्थ कोण है आपका, वायव्य। राइट आंसर बेटा सी होगा आपका वायव्य। यहां से समझ गए होंगे, नैऋत्य पूछ लिया जाए, पश्चिम दक्षिण, पूरब दक्षिण के बीच आग्नेय कोण है, उत्तर पश्चिम के बीच ईशान कोण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य विमूढ़, दुविधाग्रस्त। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर पाए उसको क्या कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी उसे सुझा ही नहीं रहा है कि क्या करना है, ठीक है। अगला है कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, मित व्ययी कहते हैं, अल्प व्ययी कहते हैं, या कृपण कहते हैं, या मसरण कहते हैं। तो कंजूस को कहते हैं कृपण, ठीक है। मित व्ययी कम खर्च करने वाला, या अल्प व्ययी कम खर्च करने वाला, ठीक है। तो कृपण माने होता है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, अर्थात कंजूस को क्या कहेंगे, कृपण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ये कौन कह रहा है, कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव मुझे ब्रज, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई, ठीक है। ये कौन सा रस है इसमें बेटा, श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें, ये आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केशव कहे न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति मनु समझे मन ही मन रहिए। ये किसने कहा, ये इसमें कौन सा रस है, तो यहाँ विचित्र शब्द है, ये कई बार आपकी करा चुके हैं हम आपको, तो आपको अब तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसमें रसों में इतने प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए गए हैं, तो इससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी नहीं होगी अभी, है ना। हो तो बताएं आप लोग। तो रौद्र रस होगा या शांत रस होगा, भयानक रस होगा या अद्भुत रस होगा। तो जहाँ कुछ विचित्र हो, अद्भुत हो, विस्मय हो, इसका क्या होगा स्थायी भाव, विस्मय या आश्चर्य, ठीक है। ठीक है, भयानक का क्या होगा, भय। शांत का मालूम है निर्वेद, ठीक है। रौद्र का क्या होगा, रौद्र, क्रोध। चलिए ये स्थायी भाव है इनके। आगे बढ़ते हैं। तो पर बारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। यहाँ पे भी क्या होगा, उर्वशी, ठीक है। उर्वशी हवे, उर्वशी, उर्वशी समान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, या रूपक है। अब यहाँ दो आ गए शब्द, उर्वशी और उर्वशी, है ना। अब दो आ गए तो युग्म बन गया, जोड़ा बन गया, और लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो पर बारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, कि तुम पर उर्वशी भी, उर्वशी जो अप्सरा है वो भी न्योछावर है। तू मोहन के उर्वशी, अब यहाँ पर उर्वशी मतलब हृदय के, उर प्लस बसी यानी कि हृदय में बसी है। तू मोहन के उर्वशी हुए, उर्वशी समान, यानी कि उर्वशी के समान, तुम उर्वशी के समान हो। एक उर्वशी का मतलब है, ये वाली उर्वशी है, अप्सरा है, और एक उर्वशी का मतलब बेटा यहाँ अप्सरा होगा, ठीक है। एक उर्वशी का मतलब हृदय में बसी, हृदय, उर माने होता है हृदय, हृदय में बसी, ठीक है। तो जहां क्या हो, अलग अलग शब्द हो, दो शब्द हो, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। श्लेष में क्या होता है कि एक ही शब्द और उसके लिए अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां श्लेष होता है। यमक में क्या होगा, जोड़ा होगा, दो शब्द होंगे और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, आपका यमक अलंकार होगा। राइट आंसर बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फूले कांच सकल मह छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार क्या है। फूले कांच सकल मह छाई, जन बरसा। अब हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें दिख गया जन, तो इसमें कौन सा होगा, मनु मानव, मानव, मानो,
मानहु, मानहु यहाँ पर होगी, ठीक है। मानहु, जनु, यहाँ पे मनु भी होगा, मनु, जनु, जानो, जानहु, अरे भाई जानहु, ये किस में आएंगे आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में, जहां संभावना हो, है ना, संभावना हो वहां, जहां वहां कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। संभावना हो जहां, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें कौन सा अलंकार है, ये तो टिक कर लें। आपका कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, डी, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। डी आपका राइट आंसर है, उत्प्रेक्षा, ठीक है। रूपक में अभेद आरोप होता है, श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, यमक में श्लेष माने चिपका हुआ, चिपके हुए अर्थ होंगे, यमक में दो शब्द होंगे, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, तो वहां आपका यमक अलंकार है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है कि जैसे जैसे काले रंग में डूबते जा रहे हैं वैसे वैसे उज्जवल हो रहे हैं, तो विरोध का आभास हो रहा है, तो आपका राइट आंसर है विरोधाभास। चलिए बढ़ते हैं आगे। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो लाटानुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें कि बालों को खोलकर मत चला करो, अति से ज्यादा बड़ी, मत से मतलब अति से ज्यादा उसका वर्णन कर दिया, यानी कि जो सत्य से परे हो गया, है ना, तो सूरज कैसे रास्ता भूल सकता है, तो अति से ज्यादा उक्ति कह दी, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी अतिशयोक्ति, ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे, आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही है, यानी जिसमें बिल्कुल सत्य ना हो वो अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट उषा नगरी, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। अंबर को पनघट बना दिया तो हमारा सीधा अभेद आरोप कर दिया, राइट आंसर रूपक अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, उत्प्रेक्षा है, वृत्तिया अनुप्रास है, शब्द अलंकार है, स्वभावोक्ति है। अब सीधा सा है, नी तनुजा तट ता की आवृत्ति हो रही है, तो आपका अब इसमें अनुप्रास का ऑप्शन कोई नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है वृत्त्यानुप्रास, है ना, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा वृत्त्यानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता था कि पूरे वाक्य की आवृत्ति होती थी, उसका अर्थ भी समान होता था। नीर भरे नित्य प्रत रहे तऊ न प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है, विभावना है या उपमा है, ए बी सी या डी। तो नीर भरे नित रहे, नृत्य प्रत रहे कि नीर तो पानी तो भरा रहता है लेकिन प्यास बुझती नहीं है, तो कैसी उक्ति कह दी, विशेष उक्ति कह दी। कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, कारण है, कारण होने के बाद भी कारण है किंतु कार्य नहीं हो रहा है, किंतु कार्य नहीं, तो यहाँ कौन सी होगी आपकी विशेषोक्ति। और विभावना में होगा बिना कारण के कार्य हो जाए, है ना, कार्य हो जाए बिना कारण के, बिना कारण के कार्य हो जाए, जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, है ना, तो बिना कारण के कार्य हो जाए, तो वहां आपका कौन सा होगा, विभावना, ठीक है। अति से ज्यादा उक्ति कर दी जाए तो बेटा आपका अतिशयोक्ति है। उपमा किसमें, जिसमें वाचक शब्द आए सा सी से तुलना की जाए, वहां आपका सदृश्य, जिमे में ऐसे समान, ठीक, सम, तो इनमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है विशेषोक्ति। नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, है ना, मेरे दो दो मेघ बरसती मैं प्यासी की प्यासी, इसमें भी विशेषोक्ति होगी। मीन बिच पानी बिच मीन प्यासी, मोय सुन सुने आवे हांसी, इसमें भी होगी। देखो यहाँ आपका आ गया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना,
पंक्तियों में कौन सा छंद है। अब यहाँ अलंकार नहीं पूछा, क्या पूछा है, छंद। सोटा है, चौपाई है, दोहा है, वर्ब है। तो ये मात्रिक छंदों के उदाहरण है, तो मात्रिक छंद होंगे। तो मात्राएं गिन लेते हैं। एक एक आपकी लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, इसको गुरु मात्रा भी बोलते हैं। लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, लघु, दीर्घ, दीर्घ नहीं लघु ही है यहाँ पर, और आपकी दो। ठीक है, तो पहले चरण में गिन लेते हैं। 2 2 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं बेटा आपकी कौन सी हो जाएंगी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, तो आपका चौपाई है। ठीक है, अब दोहा और सोठा, दोहा का उल्टा होता है, तो सोठा में कितना होगा, 11 13 मात्राएं, 11 13 का क्रम होगा, है ना। पहले और तीसरे चरण में 11 13 का क्रम होगा। ठीक है, दोहा में क्या होगा, 13 11, पहले और तीसरे चरण में ऐसे याद रखेंगे, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं, तो 13 11 का क्रम है। बरवे में कितना होगा, 12 और 7 का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, है ना। बरवे में 12 7 का, चौपाई में 16 16 का। चौपाई सम मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण समान होगा। दोहा में 13 11 का है, सोठा में 11 13 का है। दोहा का उल्टा सोठा होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे, कौन थे, पतंजलि थे, पिंगल थे, पाणिनि थे या मनु थे। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता बेटा पिंगल ऋषि हैं। ठीक है, पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है वो लिखा था पाणिनि ने। आपका 61 प्रश्न नंबर हो रहा है, तो पिंगल ऋषि हैं आपके छंद शास्त्र के प्रणेता। घनाक्षरी छंद कैसा है, घनाक्षरी जो है वो आपका कैसा छंद है, घनाक्षरी आपका वर्णिक छंद है। ठीक है, वर्णिक छंद है घनाक्षरी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी आपके घनाक्षरी वर्णिक छंद है। तो स्वागत कौन कौन से 11 वर्ड के होते हैं, स्वागत, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, ये आपके कितने के हैं, 11 वर्ड। इन सभी में 11 वर्ड होंगे। ठीक है, और भी हैं कई, लेकिन ये जो मेन है स्वागत, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, इनमें आपके 11 वर्ड हैं। वंशस्थ में 12 वर्ड होंगे, वंशस्थ में 12 वर्ड हैं। ठीक है, इनके गढ़ क्रम अवश्य ध्यान करके जाएं। ठीक है, आपके द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ड हैं, भुजंग प्रायत में भी 12 वर्ड हैं, तोटक में 12 वर्ड हैं, बसंत तिलका है, बसंत तिलका, इसमें 14 वर्ड हैं, तिलका, तापे होती बसंत तिलका, बसंत तिलक या बसंत तिलका। ठीक है, इसमें 14 वर्ड हैं बेटा आपके। ठीक है, मालिनी में 15 वर्ड हैं, मालिनी में 15 वर्ड हैं। ठीक, ये आपके मेन हो गए। ठीक है, सवैया में 22 से 26 वर्ड होते हैं। सवैया आपका छंद है, वर्णिक छंद, इसमें 22 से 26 वर्ड है। ठीक है, जहाँ वर्णों की गिनती की जाती है। मनहरण में 31 वर्ड है, मनहरण ये भी आपकी परीक्षा में आ जाता है, इसमें 31 वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश पाली, प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली, अपभ्रंश प्राकृत। ये कई बार मैंने बताया हुआ है आपको क्रम, अब तो आपको रट गया होगा, आपको भी अच्छी तरह से रट गया होगा। पाली, फिर पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से ही हिंदी का अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना जाता है, हिंदी। ठीक, तो ये आपका क्रम है। अब अगर पूछ लिया जाए हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत से रूप पाली में, पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। ठीक है, और प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी। ठीक है, लोक में प्रचलित थी ये भाषाएं। संस्कृत 2 प्रकार थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो लोक में प्रचलित थी वो वैदिक संस्कृत कहलाती थी, और जो लोक में प्रचलित लौकिक संस्कृत। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ है, तो आपका राइट आंसर है ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ए, बी, सी या डी। तो बेटा ए सही होगा, बी, सी या डी। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, कल की क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, है ना। प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक है, प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा पत्र है,
ब्राह्मण जो पत्र है वो प्रताप नारायण मिश्र का है। और हिंदी प्रदीप, ये प्रदीप पूरा नाम लिखा नहीं है, हिंदी प्रदीप ये किसका है, आपको याद है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। हिंदी प्रदीप जो है वो बाल कृष्ण भट्ट का है, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है, प्रेमचंद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध है, तो किशोरीलाल गोस्वामी है। ठेठ हिंदी के ठाठ जो लिखी है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पल्लव के रचयिता कौन है? पंत है, निराला है, प्रसाद है या महादेवी वर्मा? तो पल्लव जो रचना है बेटा सुमित्रा नंदन पंत की है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी और भी रचनाएं हैं। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा के लिए, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। इनके पुरस्कार भी आप ध्यान रखेंगे, चिदम्बरा। और ये कब मिला था बेटा? 1968 में, 1968 में। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और भी राइटर्स को मिले हैं, तो जो मेन है यहाँ डिस्कस किए लेते हैं। फिर मिला रामधारी सिंह दिनकर को, राम डिप्टी कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि इन्हें कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर डिप्टी राष्ट्र कवि हैं ये, सिंह दिनकर। इनको मिला था कौन सी रचना के लिए? उर्वशी के लिए, उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, उर्वशी के लिए मिला था। कब मिला था बेटा? ये 1972 में। इसको रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार की बात कर रहे हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहले क्या होता था, एक रचना पर मिलता था, लेकिन 1992 के बाद क्या हुआ? 1992 से स्टार्ट हो गया कि संपूर्ण रचना क्रम के लिए मिलने लगा, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी रचना पर। अजय को मिला, अजय जो है आपके, इनको मिला है, प्रयोगवादी के कवि हैं, प्रयोगवाद। ठीक है, तो अजय को कितनी नावों में कितनी बार, एक मिनट पेन चेंज की लेते हैं तो ये आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार, ये आपका किसका है? अजय का। कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये आपका अजय का है। इनको 1978 में मिला था। चलिए एक और डिस्कस किए लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपको, आपका जो मिला था वो महादेवी वर्मा को मिला था, महादेवी वर्मा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और महादेवी वर्मा को कौन सी रचना पर मिला था? यामा पर। ठीक है, यामा पर मिला था महादेवी वर्मा को 1982 में, 1982 में मिला था यामा रचना पर महादेवी वर्मा को। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद नरेश मेहता वगैरह को मिला था। चलिए हमारे लिए यही इतने इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत का है ये, चिदम्बरा वाला। आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता बेटा कौन है? श्रीकांत वर्मा है, नरेश मेहता है, कुंवर नारायण या मुक्ति बोध है। तो आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। आपका राइट आंसर होगा सी, कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण है, सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आत्मजयी के याद रखना है, आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? और इसको इनको व्यास सम्मान मिला था इस रचना के लिए, व्यास सम्मान। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज किए लेते हैं एक बार। व्यास सम्मान। आगे, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा जो जीवनी है किसके ऊपर लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के ऊपर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर, या भगत सिंह के, या जैनेन्द्र के? तो ये एक जीवनी है, ये लिखी गई है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर। ये बांग्ला कवि थे, बांग्ला कवि थे। ठीक है, इनके जीवन का ऊपर लिखी है जीवनी। और किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। याद रखेंगे, विष्णु प्रभाकर इसके राइटर हैं। कभी कभी आ जाता है आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो याद रखेंगे विष्णु प्रभाकर की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या राहुल सांकृत्यायन? तो जो मेरी तिब्बत यात्रा है बेटा, उसके रचनाकार कौन होंगे?
श्री राम शर्मा, बनारसी दास, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। ज्यादातर अधिकांशतः जो भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं। ये यात्रा वृत्तांत के लिए जाने जाते थे, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इनकी और फेमस रचनाएं हैं बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र इन्होंने ही लिखा था, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, ये इतना घूमते थे, घुमक्कड़ शास्त्र इन्होंने ही लिखा। और रूस में 25 मास इन्हीं की रचना है, रूस में 25 मास, रूस में 25 मास, ठीक है, रूस में बिताए होंगे इन्होंने 25 मास, तो वहाँ का वर्णन किया है। ठीक है, अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, घुमक्कड़ जिज्ञासा इन्हीं की रचना है, ये इनकी रचनाएं हैं कुछ फेमस। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ये जो भी यात्रा करते थे उसका वृतांत लिखते थे। ठीक है, तो यात्रा वृतांत के लिए कौन फेमस है? राहुल सांकृत्यायन। और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। और आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपका कल एग्जाम है, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से शांति से अपने प्रश्नों को सॉल्व करना, अच्छी तरीके से प्रश्नों को हल करना। और बेटा मन, जो आपका मन है उसको स्थिर बनाना है ना। पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एकदम शांतिपूर्वक बैठें, उसको प्रश्न को सही से पढ़ें और नहीं का भी ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन है वो हम सही नहीं पढ़ते हैं, उसमें नहीं जो शब्द है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हम जल्दी में होते हैं, है ना। इसमें से कौन सी रचना नहीं है? अब हमें क्या देखा कि हमने रचना है, अब स्टार्टिंग में ही रचना मिल गई पहली, है ना, तो हमने क्या कर दिया, उसी पर टिक कर दिया। ये मेरे साथ हुआ था तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा होता है, हम सब लोगों के साथ ही होता है, प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इस बात का पेपर में अवश्य ध्यान रखें आप लोग। और जो भी आपका पोर्शन स्ट्रांग है उससे पहले स्टार्ट करें, तो आपका जो पेपर करने का जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे जब जो भी स्ट्रांग आपका सब्जेक्ट है उसे सॉल्व करेंगे पहले, और जो भी अच्छा लगता हो आपको वो पोर्शन पहले करें। आपके जैसे आप किसी को चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट से स्टार्ट कर सकता है ना, बाल विकास से स्टार्ट कर सकता है। और जिसको हिंदी अच्छी लगती है वो हिंदी से, किसी को संस्कृत बहुत पसंद है कि उसे कॉन्फिडेंस है संस्कृत में तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे, तो वो संस्कृत का पेपर देखे। पहले ही हम कठिन पोर्शन देख लेते हैं, उसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है, हड़बड़ा जाता है। हमारा ह्यूमन नेचर है, तो कैसा होता करते हैं हम लोग, हड़बड़ा जाते हैं। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, शांति से प्रश्नों को सॉल्व करना है और बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, और अच्छे से सभी पोर्शन को टाइम देंगे, अच्छे से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे। यही हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छा पेपर करके आएँ और अपना रिजल्ट भी हमसे शेयर करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस, गुड लक, मिलते हैं।